नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चाहे प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में महाराष्ट्र में महारैली और 24 की पहेली की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है और बंगाल बिहार के बाद आज हम महाराष्ट्र के एक एक सियासी समीकरण से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से इस चुनाव के बीच सियासी उथल पुथल और जोड़ तोड़ के गणित ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया है। हाल यह है कि एनडीए यूपीए दोनों अलायंस में आधी आधी शिवसेना और आधी एनसीपी शामिल है। यह चुनाव असली और नकली के दावों का भी सच सामने ला देगा, क्योंकि इस चुनाव मुद्दे बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की सियासत ने ही इतने मुद्दे दोनों धड़ों को थमा दिए हैं कि बेहद दिलचस्प होने जा रहे इन चुनाव में एक इंटरेस्टिंग राज्य महाराष्ट्र भी होने वाला है। आज देखिए महाराष्ट्र में महारैली तो कैसी बनी 24 की पहेली। जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारा था। ये लोग डरपोक हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। ये इंडिया का सेंटर है और यहाँ से ही एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है। कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। आरएसएस के गढ़ नागपुर से कांग्रेस ने हुंकार भरी है। कांग्रेस का यहां से शंखनाद करना बीजेपी और आरएसएस को सीधे चुनौती देना माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि 24 के लिए बाकायदा ये चुनावी रण में उतरने का ऐलान है। बहाना कांग्रेस के स्थापना दिवस का था, लेकिन बीजेपी निशाना था। राहुल ने नागपुर में खड़े होकर एक साथ बीजेपी और आरएसएस को घेरा। जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सैल्यूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारा था। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर यह कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने नागपुर से अपने हुंकार भरी, बल्कि पार्टी का पहला अधिवेशन भी उसी शहर में हुआ था। पार्टी की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। पार्टी के कई बड़े नेता चाहते थे कि इस बार भी स्थापना दिवस और 2024 के लिए चुनावी ऐलान मुंबई से ही हो, लेकिन आखिर में नागपुर को चुना गया, जिसके पीछे भौगोलिक वजह भी बताई जाती है। वैसे महाराष्ट्र कांग्रेस चुनौतियों से भरा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त लोकसभा के लिए महाराष्ट्र के संदर्भ में महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी है, जिसे लेकर आज सियासी बयानबाजी भी है। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं, उनका पहले से गठबंधन है एमवीए, और एमवीए के नेता यहां बैठेंगे महाराष्ट्र में और एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे सीटों के ऊपर।
सीट शेयरिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, उसमें निश्चित तौर पर खींचतान होगी, लेकिन हम बहुत सहजता से, सरलता से और आसानी से हम लोग बैठ करके आपस में सीट का बंटवारा कर लेंगे, जिसमें शिवसेना भी खुश रहेगी, कांग्रेस भी खुश रहेगी और एनसीपी भी खुश रहेगी। दरअसल गठबंधन में इस वक्त शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। कहा जा रहा है कि शिवसेना 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जिसे लेकर गठबंधन में थोड़ी तनातनी की गुंजाइश है, लेकिन कांग्रेस के सामने इसके अलावा कई और चुनौतियां हैं। तो कई चुनौतियां कांग्रेस के सामने है महाराष्ट्र में, और ऐसे में किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी है। तो सबसे पहले महाविकास अघाड़ी की बात करना और इनको चैलेंज के रूप में कैसे सामने आता है। देखिए, महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। सहयोगी उद्धव 23 सीटें मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है कि तीनों पार्टियों में बराबर सीटें विभाजित की जाए, यानी कि 48 में से 16 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां चुनाव लड़े। हालांकि सीट फॉर्मूले में शरद पवार के स्टैंड में थोड़ी नरमी है। उनका यह कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए वो 2-4 सीट कम पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती देखिए जो सामने आ सकती है, खासकर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी, क्यों पिछली बार दरअसल ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी। आपको याद होगा, इस गठबंधन ने 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस को उस दौरान नुकसान पहुंचाया था। जैसे शोलापुर से सुशील कुमार शिंदे हार गए थे, पिछड़ा और दलित वोट बैंक भी बटा था। नांदेड़ से हालत ये हुई कि अशोक चौहान हार गए। इस बार भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि एमआईएम और वंचित अब अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी की ताकत अब तक बरकरार है। लेकिन अगर इंडिया के साथ वंचित की बात नहीं बनी तो नुकसान यहां पर जरूर हो सकता है। अब तीसरी चुनौती देखिए जो सामने आ सकती है, वो है पार्टी में चेहरे का संकट। हालांकि यूं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं, बावजूद इसके 2024 में चेहरे को लेकर ही पार्टी के सामने असल चुनौती है, क्योंकि अशोक चौहान, बाला साहब थोराट हो गए, या पृथ्वीराज चौहान की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम दिग्गज हैं। लेकिन ये दिग्गज लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इच्छुक नहीं है, ये खबरें भी सामने आती है। चौथी बड़ी चुनौती आपको दिखाते हैं। अब लोकसभा से पहले पार्टी में एकता बनाए रखना। हालांकि ये सिर्फ आपको बता दूं, महाराष्ट्र के लिए कहना सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहीं भी किसी भी राज्य को आप पकड़ लीजिए, कांग्रेस के भीतर ये द्वंद्व जो है ये चलता ही रहता है। गुटबाजी, कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय एक तरीके से बन चुके हैं, ऐसा लगता है। और आए दिन पार्टी टूटने की खबरों से कार्यकर्ताओं का असर क्या होता है, मनोबल गिरता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 45 विधायक हैं, इनमें कहा जा रहा है कि 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में। अब आपको ये समझाते हैं ये हुआ कैसे। 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में, ये बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। दरअसल आपको याद होगा, हाल ही में 55,000 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री फंड पास हुआ था, वो कांग्रेस के भीतर सिर्फ 3 चेहरों को मिला। कौन कौन? अशोक चौहान, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, इन्हीं को मिला। बाकी विधायकों के लिए फंड पास नहीं हो पाया, और इससे जो बाकी के कांग्रेस के विधायक है वो नाराज बताए गए, और इस वजह से इनकी बीजेपी से जो करीबी है वो बढ़ी। और यही कारण है कि 22 विधायक नाराज बताए जा रहे, एक तरीके से बीजेपी से करीबी बढ़ी है। तो सबसे बड़ी बात, इन चुनौतियों से कैसे सामना होगा कांग्रेस का, और कितना पाट पाएगी कांग्रेस इन चुनौतियों को, ये बड़ी खबर होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं, क्योंकि 2 की संगत और 3 की भीड़ वाली कहावत महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से लागू होती, जहां 3 दलों के गठबंधन सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया, जिसका एक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल यह है कि इन गुटों के साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ आरपीआई भी शामिल थी, लेकिन इस बार एनडीए में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे ग्रुप और एनसीपी से अजित पवार ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी। जानकारों के एक गुट इसी गठजोड़ की राजनीति को मोदी सरकार के लिए जीत का समीकरण मान रही। अजित पवार के एनसीपी से बगावत करने का घाटा न सिर्फ शरद पवार को होगा, बल्कि बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। काही लोकांनी चालला घेतलं, अभिषेकाचं
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात. तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहात का? तुम्ही सांगता आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस. एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कवायद में जुटी है. इसके लीडर का अभी चयन नहीं हो सका है, लेकिन ये भीड़ कई बार तितर बितर हो चुकी है. इसलिए शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ में बंटने के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल गए. दोनों पार्टी में एक एक धड़ा एनडीए से जुड़ गया. शिवसेना से उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी से शरद पवार गुट इंडिया अलायंस में शामिल हो गया. महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना उद्धव ठाकरे और असली एनसीपी शरद पवार को ही मानती है. इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में भारत न्याय यात्रा का समापन करने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश करेगी और पिछले चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता है. हालांकि ये भी तय है कि असली नकली का ये जो भेद है ये चुनाव जरूर इसको क्लियर कर देगा. महाविकास अघाड़ी के विपरीत 2024 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है. कैसे, वो आपको दिखाते हैं. अब देखिए कैसे हम यूपीए के मुकाबले अगर एनडीए की बात करते हैं तो सीटों का जो फॉर्मूला है तय किया गया है. कुल मिलाकर के 48 सीटें आती हैं. इनमें देखिए बीजेपी 26 सीटें, यहाँ पर बीजेपी 26 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट की बात कर ली जाए 22 सीटें, जबकि ये दोनों को मिलाकर के 22 सीटें. 26 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 22 सीटें जो है इनमें कैसे ये बंटवारा होगा 22 का इन दोनों पार्टियों के बीच, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट के बीच, इस पर से हालांकि पर्दा उठना अभी बाकी है. हालांकि पिछले चुनाव में यानी 2019 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या था वो भी जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर. वो देखिए, क्योंकि इस बार क्या वही ट्रेंड देखने को मिलेगा या फिर इसमें बदलाव होगा ये भी स्पष्ट करने की जरूरत है. देखिए पिछले चुनाव में 25 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, जबकि 23 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, महज 2 सीटें हारी थी. वहीं शिवसेना की बात की जाए 23 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी उद्धव ठाकरे, क्योंकि उस समय यूनाइटेड शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में थी. 18 सीटें उस वक्त निकालने में शिवसेना कामयाब रही थी, लेकिन तब की शिवसेना अविभाजित थी जिसने 23 पर चुनाव लड़ा. और इस बार भी महाविकास अघाड़ी में शिवसेना इतनी ही सीटों की मांग भी कर रही है. अब आपको हम पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2019 के चुनाव में कौन सा गठबंधन के क्षेत्र में हावी रहा था, किस रीजन में हावी रहा था, और गठबंधन वर्सेस गठबंधन की रिपोर्ट कार्ड कैसी दिखती थी पिछली बार के चुनाव में. आइए अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं. और कौन कौन से क्षेत्रों पर कितनी सीटें, ये देखिए एक एक करके इस पर नजर डालना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. महाराष्ट्र के विदर्भ में कुल मिलाकर के 10 सीटें आती हैं. इनमें से एनडीए गठबंधन को देखिए 8 सीटें, 10 में से 8 पर कब्जा जमाया था, जबकि यूपीए को 1 सीट मिली थी और अदर्स की बात कर ली जाए तो 1 इनके खाते में गई थी. अब विदर्भ के बाद आइए अगला नंबर पश्चिम महाराष्ट्र का. कुल सीटें यहां से 11 आती हैं, एनडीए को 8. यहां पर भी एनडीए की लहर थी, 8 सीटें, यूपीए के खाते में महज 3 सीटें ही गई थी. आगे बढ़ते हैं, आगे ग्रेटर मुंबई की बात कर लेते हैं. देखिए यहां पर कुल मिलाकर के 6 सीटें आती हैं. यहां पे सुपड़ा साफ हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में, 0 यूपीए, जबकि एनडीए अलायंस की बात की जाए तो 6 सीटें इन्होंने निकाली थी और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पे एनडीए का देखने को मिला था. अब कोंकण की बात करें तो कुल मिलाकर के यहां से आती है 7 सीटें. और यहां पर हाल देखिए, यूपीए दरअसल हर जगह जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. यहाँ पे एनडीए को 6 और 1 यूपीए के खाते में. मराठवाड़ा देखिए कुल 8 सीटें, एनडीए के खाते में 7 गई थी, यूपीए 0, अदर्स के खाते में जरूर यहाँ 1 सीट गई थी. ऐसे में कुल मिलाकर के आंकड़ा 8 का हो जाता है, लेकिन ये नंबर यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट होता है. आगे आपको बताते हैं, उत्तर महाराष्ट्र कुल 11 सीटें, एनडीए के खाते में 6 सीटें, यूपीए के खाते में 1 भी सीट नहीं गई थी. यानी कि अगर शुरुआत में आपने देखा विदर्भ से लेकर के अगर आप उत्तर महाराष्ट्र तक हर क्षेत्र को देखें तो लगभग हर क्षेत्र में एनडीए यूपीए पर 20 साबित हुई थी. ये हकीकत है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पार्टी की ताकत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है. गठबंधन मजबूरी है, मजबूरी में सीट समझौते की चुनौतियां भी हैं और इसी के लिए नागपुर में महारैली के बाद सहयोगियों से सीट समझौते पर बात होगी. लेकिन उससे पहले 23 सीट पर दावा ठोकने वाले उद्धव ठाकरे ग्रुप को कांग्रेस ने कड़ा संदेश दे दिया है. इंडिया गठबंधन में खींचतान वाली सियासत के बीच बीजेपी 2024 के लिए लगातार कमर कस रही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण भी है, जो बीच बीच में सर उठाकर सत्ता में बैठे लोगों को चिताता रहता है. मराठा आरक्षण मुद्दे में कुंभी समाज की एंट्री होने से कुंभी समुदाय की नाराजगी भी सरकार से बढ़ रही है. दूसरी तरफ मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और दूसरे वर्गों के लोग शामिल हैं. महाराष्ट्र की कुल आबादी में 30% से ज्यादा मराठा हैं. मराठाओं की पहचान योद्धा के रूप में होती है.
महाराष्ट्र की राजनीति पर भी मराठाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुणबी जाति में खेती करने वाले बड़े काश्तकारों को रखा गया। महाराष्ट्र में कुणबी समाज को जातियों का एक समूह भी कहा जाता है। ओबीसी को जब महाराष्ट्र में आरक्षण मिला तो उसमें 72 जातियां थी। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 20% के करीब कुणबी है और अगर इसमें करीब 30% मराठाओं को शामिल किया जाए तो कुणबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कुणबी समाज में मराठाओं की एंट्री ओबीसी समाज को मंजूर नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग को हवा मिली 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जिसके चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल आबादी लगभग 12 से 13 करोड़ के बीच में। इस आबादी में अनुसूचित जाति के 15% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। अनुसूचित जनजाति के 7.5% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है और अन्य 2.5% लोगों को महाराष्ट्र में आरक्षण का लाभ मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को मानते हुए मराठाओं को 2018 में 16% आरक्षण दिया। इसके बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर 12 से 13% कर दिया। इसके बाद मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है और ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर उठी मराठा आरक्षण की आग सियासत में नया उबाल ला सकती है। विनोद जगदाले की रिपोर्ट। तो इस मराठा आरक्षण का सियासी असर कितना हुआ आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बता भी दें आपको कि ऐलान कर दिया है एक बार फिर मनोज जरांगे पाटिल। देखिए चेहरा जिसने उथल पुथल महाराष्ट्र की सियासत में मचा दी है। ऐलान कर दिया एक तो 24 दिसंबर, क्योंकि मियाद जो दी गई थी शिंदे सरकार को वो मियाद अब खत्म हो चुकी है और इसलिए इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम मुंबई का घेराव करेंगे, आर्थिक राजधानी का घेराव करेंगे और अपनी बात मनवा कर रहेंगे। इनका कहना है कि जैसा किसान आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल, पहले आपने इनका अनशन देखा था, अब कहना है कि 24 दिसंबर की तारीख गई तो सरकार के लिए मियाद भी गई। अब हम मुंबई को घेरेंगे और पूरे राज्य में एक तरीके से मोर्चा निकालेंगे, फिर जाकर के मुंबई में डट जाएंगे। ये जो आप 50% का बार बार शिगुफा छोड़ रहे हैं कि इसके बाद ये कोर्ट में टिकेगा नहीं, अब आपके पास कोई अवसर नहीं बचता। इसका सीधा खामियाजा सरकार को इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र के लिए, शिंदे सरकार के लिए ये जो लोकसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में ये चेहरा बड़ी टेंशन बना हुआ है। और आपको बता दें कि इसका सियासी असर किस रूप में सामने आया। देखिए, स्थानीय स्तर पर छोटी पार्टियों का गठन होगा, वोट बटेंगे। दरअसल इससे सभी पार्टियों को नुकसान होगा। भले ही कहा जाए कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मराठा वोट है, लेकिन उतने ही ओबीसी वोट भी है और इसका असर चारों पार्टियों पर पड़ेगा, ये तय है, क्योंकि किसी के राजनीतिक समर्थन की परवाह किए बिना मराठा समुदाय जिस तरह से आक्रामक और नाराज हो गया है, सभी पार्टियों को उसका सामना करना होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, सियासी असर के रूप में ओबीसी बनाम मराठा होने पर सभी पार्टियों को नुकसान होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर ओबीसी बनाम मराठा होता है तो कोई भी पार्टी खुद को केवल ओबीसी की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश तो कतई नहीं करेगी। अतीत में बीजेपी ने ओबीसी की पार्टी के तौर पर जरूर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी भी मराठा समुदाय को नुकसान पहुंचाकर ओबीसी की पार्टी बनने का जोखिम अब नहीं उठा सकती, क्योंकि शिवसेना हो या फिर शरद पवार जो कि मराठा की राजनीति करते हैं, असर पड़ेगा। और इसलिए अब क्या रुख बदलेगा चुनाव से पहले, मियाद खत्म तो क्या सरकार के लिए टेंशन शुरू, देखना होगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए।